तो हम लोग अब बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और कुछ अदर इसेंशियल सब्सटेंस हैं उसकी आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जिनको कि कंटिन्यूसली रिमूव होना चाहिए ताकि जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो प्रॉपरली हेल्दी फॉर्म में फंक्शन कर सके। तो इसके लिए इसेंशियल है कि कुछ इफिशिएंट मैकेनिज़्म हो इस तरह के सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए फ्रॉम द सेल एंड टू द सेल, तो मैंने सेल तक उस चीज़ को पहुंचाने के लिए और सेल से वापस वहां से लाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन टिश्यूज तक जाती है और वहाँ से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है, इसी तरह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब सेल्स तक जाते हैं और वहाँ के जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, रिटर्न होते हैं वहाँ से। तो अब सवाल ये है कि इस चीज़ को मूवमेंट कराने के लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए जो इस चीज़ को कैरी कर सके, एक कैरियर की तरह जो काम कर सके, ट्रांसपोर्टेशन मेनली आप इसको कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके, सर्कुलेट कर सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम शुरू से देखें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेज एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेज। जैसा कि अपने स्पंज में और उसमें सिलेंट्रेट्स में देखा कि उसमें बॉडी कैविटी के अंदर वाटर जो है फ्लो करता रहता है और उसी वाटर के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो आती है और वेस्ट मटेरियल को वो उसी में छोड़ देते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस तरह से बहुत ही सिंपल उनके अंदर एक्सचेंज होता है, सर्कुलेशन होता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जाएं तो वो स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं इन्हीं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए। तो आप मोस्ट कॉमन जो सर्कुलेटरी प्रोडक्ट है, सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है, वो ब्लड है। तो ब्लड इज ए मोस्ट कम्प्लेक्स या मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। तो ब्लड ही वो सब्सटेंस है जो इस पर्पस के लिए हायर बॉडीज में, हायर ऑर्गेनिज्म में, या कह सकते हैं जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर यूज होता है, और उसके साथ साथ ह्यूमन के अंदर भी यही चीज़ यूज होता है। हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे आप वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़े होंगे, पूरा वर्टिब्रेट्स हैं ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। लोअर में आपके जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जितने स्पंजेस, सिलेंट्रेटा, ये सब हैं। हालांकि आप देखेंगे कि एनिलिडा से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर वे में मिलने लगता है, वहाँ आपने सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में पढ़ा था। तो इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है। पहले सिंपल टाइप का था सर्कुलेटरी, फिर थोड़ा सा और कम्प्लेक्स, फिर थोड़ा और कम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में भी, फिर ह्यूमन में, मैमल्स में आके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, एडवांस कर सकते हैं आपकी मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से ब्लड जो सबसे क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है, जो कि इस एक्सचेंज के लिए जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीशन, ये सब के लिए यूज होता है। इसके अलावा लिम्फ भी होता है। बहुत सी जगह बॉडी में ऐसी है जहाँ पे ब्लड नहीं जाता, वहाँ पे लिम्फ जाता है। तो लिम्फ के थ्रू भी ये सब सारी प्रोसीजर होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिम्फ के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है वो दो पोर्शन से मिलकर बना है। पहला जो उसका पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मा है, दूसरा जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ये प्लाज्मा है ये फ्लूइड पोर्शन है इसका, और फॉर्म एलिमेंट जो है वो इसमें जो सेल्स एम्बेडेड होती हैं उनको हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होती है, कैसी होती है। ये स्ट्रा कलर्ड होती है, विस्कस फ्लूइड होती है, और कंस्टिट्यूइंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। तो 55% जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो फॉर्म एलिमेंट होता है। ठीक है। और इसमें होता क्या क्या है, 90 to 92% वाटर होता है इसके अंदर, और प्रोटीन्स इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं 6 to 8%। इसके अलावा प्रोटीन होती कौन कौन सी है, जो मेजर इसमें प्रोटीन्स हैं वो है फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स, ये मेन प्रोटीन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं और लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आपने देखा कि अमीनो एसिड, लिपिड होते हैं। अब
ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसका क्या काम है, ये मेनली क्लॉटिंग और कोगुलेशन के लिए आती है यूज में। जो ग्लोबुलिन्स हैं वो डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या चीज़ होती है। तो ये आपका प्रोटीन जो होती है वो डिफेंस माने बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसके लिए काम आती है। और इसके बाद एल्ब्यूमिन है, ये ब्लड का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किए हुए रहता है। एक ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसके थ्रू, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अभी आपने देखा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसकी वजह से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, सेल्स के अंदर कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है और ब्लड के अंदर कितना है, इसी के ऊपर एक्सचेंज डिपेंड करता है डिफरेंट मिनरल्स और जो कंपोनेंट्स हैं उनका। इसके बाद एक वर्ड आता है आपका सीरम। तो सीरम किस चीज़ को बोलते हैं, सीरम का मतलब यह है कि प्लाज्मा है लेकिन उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। तो जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर को अगर प्लाज्मा में से रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बताया कि जो प्लाज्मा के मेन कंटेंट हैं, प्लाज्मा के मेन कंटेंट क्या क्या हो गए, वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सब इसके आपके फैक्ट जो कि उसके कंटेंट्स हैं वो हो गए। तो मतलब ब्लड में आप देख रहे हैं कि लगभग सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। वो इसलिए मौजूद होती हैं कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ब्लड में से ले लिया जाता है और जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उसको इसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है कि जहाँ जिससे ज़रूरत हो ले लिया जाएगी, जहाँ ज़रूरत नहीं उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए। तो इस तरह से ये प्लाज्मा जो है इसका वर्क यही होता है। अब हम लोग बात करेंगे फार्म एलिमेंट की। तो फार्म एलिमेंट कौन कौन से उसमें होते हैं, बेसिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट आप थर्ड एलिमेंट है। तो इस तरह से ये फार्म एलिमेंट है और ये जो होते हैं 45% ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में आप जानते होंगे। आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दिस सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो इसी का होता है। कितना होता है ये, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर या मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड हम लें तो उसमें जो आरबीसी का नंबर होगा वो कितना होगा, 5 से 5.5 मिलियन होगा। तो इस तरह से ये होता है। दूसरी चीज़, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है आरबीसी। हालांकि ज़्यादातर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सभी बोन मैरो के अंदर होती हैं। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो के अंदर होता है और इसके अंदर जब मैचुरेशन हो जाता है आरबीसी का तो इसका न्यूक्लियस इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, और ये बाई कनकेव होती हैं शेप में। तो बाई कनकेव लेंस आप जानते होंगे। बाई कनकेव इनका शेप होता है, किस तरह का होता है, इसमें आप अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होता है। बाई कनकेव मतलब इस तरह। तो कनकेव लेंस आपने देखा होगा, इसी तरह से इसका शेप होता है बाई कनकेव। तो ये इसका शेप है आरबीसी का। और ह्यूमन में मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं। हालांकि और इंडिविजुअल में, बहुत सारे इंडिविजुअल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर मेच्योरिटी से पहले रह सकता है उसमें। इसके बाद जो इसका रेड कलर है वो क्यों होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है। रेड कलर होने की वजह है इसमें हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में 2 पोर्शन होता है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो है यहाँ पे इसका एक पोर्शन है और दूसरा पोर्शन इसका ग्लोबिन है। यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो पार्टिकल होता है उसके अंदर आयरन होता है और इसी से ग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा हीम और ग्लोबिन मिला के हीमोग्लोबिन। तो जो हीम है वो रेड कलर पिगमेंट होता है और इसी के साथ साथ कम्प्लेक्स प्रोटीन ग्लोबिन होती है, चेन होती है। एक्चुअली एक हीम मालिक्यूल के साथ 4 हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ब्लड के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसका कितना अमाउंट होता है, वो होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब कितना हुआ, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर के अंदर अगर हम मेजर करें तो हीमोग्लोबिन कितना होगा, 12 to 16 ग्राम।
डेसीलीटर मतलब 100 ml, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका आरबीसी का है। आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है, लाइफ जो होती है उसकी 120 डेज होती है। तो 120 डेज की ही इसकी लाइफ होती है, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये डिस्ट्रॉय होता कहाँ है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो इस तरह से ये आरबीसी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कैप्सूल्स, या फिर इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, लाइक हेमोग्लोबिन नहीं होता इसके अंदर। दूसरी चीज़, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और रिलेटिवली लेसर इन नंबर इनका कम होता है। इनका नंबर कितना होता है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड देंगे तो उसमें जो इनका नंबर होगा वो 6000 to 8000 होता है। हमने आरबीसी में देखा था कि मिलियंस में उसका नंबर था, यहाँ पे नंबर कम होता है इनका। अब ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इनका लाइफ स्पान भी शॉर्ट होता है। और 2 टाइप्स के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इनका। बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब जिनका अपीयरेंस ग्रेनुल्स की तरह हो, है ना, तो उनको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। जो दिखने में ग्रेनुल्स की तरह दिखाई दे उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब जो नॉर्मल दिखती है, ग्रेनुल जैसा, उनमें कुछ अपीयरेंस नहीं होता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स को भी के भी 3 टाइप हैं, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है, इसमें 60 to 65% होती है। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब आप जानते हैं, सेल्स जो होती हैं किसी चीज़ को इनगल्फ कर लेती हैं और डाइजेस्ट कर देती हैं, वो फैगोसाइटोसिस बोली जाती है। तो इनका जो नेचर होता है, ये बैक्टीरिया वायरस जो भी इन्फेक्शन बॉडी में जा रहे हैं उनको खा जाती हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं, है ना। तो ये इनका जो नेचर है वो, ये सब एक जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। जितने भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आ रहा है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, उसको ये इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? एक सेल है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है तो इसके चारों तरफ ये बढ़ करके इसको कवर करके अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी। और इसमें लाइसोजाइम्स वगैरह एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम होता है जो अटैच होकर के उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा जो है न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है। इसके बाद जो सेकेंड होता है वो इयोसिनोफिल्स होता है। इयोसिनोफिल्स, आप लोग सुने होंगे कि इस्नोफिलिया हो गया लोगों को, तो उसमें यही नंबर बढ़ जाता है, इयोसिनोफिलिया, यानी ब्लड के अंदर जब इयोसिन या इयोसिनोफिल्स की जो नंबर है वो काउंट है जब बढ़ जाता है तो उसको इस्नोफिलिया बोलते हैं। तो इयोसिनोफिलिया भी नाम इनका क्यों रखा गया ये एक अलग मैटर है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो इयोसिन से ये स्टेन लेता है, इसलिए इसको इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। और बेसोफिल्स जो थर्ड होता है वो बेस से कलर लेता है, इसलिए इसको बेसोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कलर नहीं लेता है उसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये हालांकि आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, इसको आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि इयोसिनोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है। तो इयोसिनोफिल का जो परसेंटेज होता है वो 2 to 3% होता है। और ये एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट होते हैं, जहाँ भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वहाँ ये अपना वर्क करते हैं, उसको शो करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में इनका मेन रोल होता है। एलर्जिक रिएक्शन किस तरह से होता है इनका हम लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से ये होता है रिएक्शन। इसके बाद जो थर्ड है इसमें यह है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये और हिपेरिन, ये 3 चीज़ सिक्रीट करती है और इनका रोल होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। और इनका जो परसेंटेज है वो कितना है? 0.5 to 1%। तो ये इनका एक तरह से डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट का, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इयोसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं। तो एसिड बेस न्यूट्रल, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये 2 to 3% ये बेसोफिल जो है 0.5 to 1%। एंड न्यूट्रोफिल्स या इसको पॉलीमार भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65% होता है। जनरली जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है ब्लड के अंदर तो यही सब का नंबर जो है ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसी को काउंट किया जाता है, देखा जाता है कि ये कितना बढ़ा हुआ है। बाकी एलर्जिक रिएक्शन होगा या स्नोफिलिया होगी तो ये बढ़ेगा, और कुछ समस्याएं होती हैं तो इधर की चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये आपका एक तरह से ग्रेनुलोसाइट का डिस्क्रिप्शन है। अब हम लोग
बात करेंगे एक ग्रेनुलोसाइड में, तो एक ग्रेनुलोसाइड मतलब उसमें कोई भी ग्रेनुलर अपीयरेंस नहीं होता, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर उसके सेल में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो दो टाइप्स की सेल हैं, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। लिम्फोसाइड आपने नाम सुना होगा, जो लिम्फोसाइड होता है वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। उसमें दो तरह की होती हैं लिम्फोसाइड, बी और टी लिम्फोसाइड, और ये बेसिकली जो इम्यूनिटी हमारी होती है वो इन्हीं पे डिपेंड होती है। तो बी और टी सेल का आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इम्यूनिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, कैसे इन्फेक्शन से या बाहरी चीज़ों से लड़ती हैं, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है। आपको इतना जानना है कि लिम्फोसाइड जो होती हैं वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम होती है, और टू टाइप्स की होती हैं, बी और टी फॉर्म्स, और इनका जो परसेंटेज है वो 20 to 25% है। इसके अलावा मोनोसाइट्स भी होती हैं कुछ 6 to 8%, ये भी फैगोसाइटोसिस नेचर की थी। फैगोसाइटोसिस किस चीज़ का होगा? जो भी बाहरी चीज़ हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं हैं, बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको ये फैगोसाइटोसिस कर जाती है। इसके बाद प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है, बहुत ज़्यादा नंबर इनका भी होता है। और ये इसमें जो प्लेटलेट होता है ये मेन इसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और अगर इनका नंबर कम हो जाए, 1.5 लाख से कम हो जाए, 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए, तो फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी में कहीं से भी। डेंगू के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। आप सुने होंगे कि प्लेटलेट काउंट गिर गया, और प्लेटलेट काउंट गिर गया और मरीज को जो है दिक्कत हो रही है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, इवन ब्लीडिंग होने लगती है, कहीं से भी, नाक से, मुंह से, एनस से, यूरिन पैसेज से, कहीं से भी ब्लड आ सकता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर ब्लड के अंदर, वो फिर इसमें कमी हो जाती है। कुछ फैक्टर होते हैं जो थ्रोम्बोसाइट ही प्रोड्यूस करता है या उसके अंदर होते हैं, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो ये आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया कि जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, फॉर्म एलिमेंट हैं, उनमें कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और इनका कितना नंबर होता है और किस तरह टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख लिया है। अब इनका रोल आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है।